क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर ऑलरेडी कोर्ट में कई मामले हैं और एक मामले में कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के एक मामले में आज फैसला आया है। फैसला बड़ा सिग्निफिकेंट है और ये फैसला बहुत हद तक क्लास फोर्थ की एलिजिबिलिटी को लेकर जो कन्फ्यूजन और क्लास फोर्थ की एलिजिबिलिटी को लेकर जो एसएसआरबी का स्टैंस था उन तमाम चीज़ों को बहुत हद तक क्लियर करता है। हालांकि अभी एक और मामला है, उसकी हियरिंग आने वाले कुछ दिनों में होने वाली है। उस मामले में कैट ने ही कुछ पोस्टें भी रिजर्व की थी। उस मामले में अभी तक फैसला नहीं आया है, तो लेकिन जो आज फैसला आया है ये बहुत हद तक एलिजिबिलिटी के मसले को क्लियर करता है। ये मामला है, इस मामले में 20 के करीब एप्लीकेंट्स थे, 20 के करीब लोग थे जिन लोगों ने कैट का दरवाज़ा खटखटाया था। एडवोकेट अल्ताफ़ हक्कानी के सीनियर एडवोकेट अल्ताफ़ हक्कानी वो इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्हें असिस्ट कर रहे थे एडवोकेट शाकिर हक्कानी। और आज इसका फैसला आया है। इस फैसले में एप्लीकेंट NK त्रिपाठी हैं और उनके साथ 19 अन्य लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है क्लास फोर्थ की पोजीशंस के लिए। इनका कंटेंशन ये था कि ये जो कंडीशन नंबर 6 है जिसमें एलिजिबिलिटी कही है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है क्लास फोर्थ के लिए 10th है और मैक्सिमम जो है वो 12th है, इसको कॉस्ट करने की बात की गई है। और उसके बाद नॉन एप्लीकेंट्स के लिए कमांडिंग अपॉन द नॉन एप्लीकेंट्स नॉट टू गिव इफेक्ट टू द impugned condition being condition number 6 of the advertisement notice and to entertain the online application form। अब ये वो एप्लीकेंट्स हैं जिन एप्लीकेंट्स ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं था, क्योंकि जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जाते थे तो वहाँ पर जो ही आप वहाँ पर लिखते कि आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं से ज़्यादा है, पूछता था वो आपसे कि आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं से ज़्यादा है, तो आप अगर वहाँ क्लिक करते कि हाँ 12वीं से ज़्यादा है तो वो आपको फॉर्म भरने नहीं देता था। तो उसी सिलसिले में इन लोगों ने कैट के सामने गुहार लगाई और ये कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और इससे पहले वाली बात भी इन लोगों ने कैट के सामने रखी कि जनाब इससे पहले जो क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट हुई है 2008 में, क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट को लेकर एक SRO आया। उस SRO में साफ तौर पर ये कह दिया गया कि क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं होगा और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th होगी। जब 10वीं और 12वीं आपने मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन बता दिया, वो क्वालिफिकेशन बताने के बाद भी अगर लोग क्लास फोर्थ की पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो क्या वो सही है। और इन्होंने ये बात भी कि माफ़ कीजिएगा, इन्होंने ये बात कही थी कि 10वीं और 12वीं जो है वो रहेगा क्लास फोर्थ के लिए मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो इन एप्लीकेंट्स का ये कंटेंशन था कि जनाब आप कह तो बिल्कुल सही रहे हैं, लेकिन 2008 में इस SRO के आने के बाद भी लोग लगाए गए जिन लोगों की क्वालिफिकेशन 12वीं से बहुत ज़्यादा थी, पोस्ट ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएट थे, डॉक्टरेट थे, उन लोगों को क्लास फोर्थ जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। ये भी उन लोगों ने कहा कि जनाब आप आज सरकार से अगर आप एक लिस्ट मांगते हैं और आप ये कहते हैं कि जिन लोगों को आपने क्लास फोर्थ लगाया है उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको बहुत सारे लोग वो मिलेंगे जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्लास फोर्थ की अलग अलग पोस्ट पर काम कर रहे हैं। लैब बीरर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन काफ़ी है, लेकिन वो क्लास फोर्थ के अगेंस्ट उन लोगों ने फॉर्म भरा और फॉर्म भरने के बाद उनकी सिलेक्शन भी हुई। आज यही मामला था, इसी मामले पर आज सुनवाई थी। दोबारा से आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, पहली बात तो ये कि इस मामले में कहा यह गया था कि जनाब जो 10th आपने मिनिमम और 12th आपने मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखी है। आपको याद होगा जब ये एडवर्टीजमेंट इशू हुआ था उसके बाद जब आप फॉर्म भरते थे तो फॉर्म भरते वक्त वो आपसे पूछता था कि आप कि मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th है या आप 12th से ज़्यादा क्वालिफिकेशन आपकी है। तो अगर आप उस पर क्लिक करते कि 12th से ज़्यादा आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते थे। फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते थे जिन लोगों ने इनिशियली कहा कि हमारी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम 12th है और मिनिमम हमारी क्वालिफिकेशन 10th है। तो बहुत सारे वो बच्चे थे जो हमें भी फ़ोन कर रहे थे, हमसे भी बातचीत कर रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि जनाब जिस वक्त ये फॉर्म लगे थे उस वक्त हमको तो ये लगा ग्रेजुएट इनएलिजिबल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इनएलिजिबल हैं, तो हम लोगों ने ये फॉर्म भरे नहीं। और अब आज ये पता चल रहा है कि जी बहुत बड़ी तादाद में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं इसमें वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो हमारा कसूर क्या, हमें उस वक्त फॉर्म क्यों नहीं भरने दिया गया। तो जाहिर सी बात है ये लोग कोर्ट के सामने गए, इन्होंने अपनी रुदाद कैट को सुनाई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एक रुदाद अपनी सुनाई। ट्रिब्यूनल ने ये पूरी रुदाद सुनी।
एप्लीकेंट्स की पूरी बात सुनी और एप्लीकेंट्स की ये बात भी सुनी कि उन्होंने ये कहा कि जनाब कंडीशन नंबर 6 है जिसमें आपने मिनिमम क्राइटेरिया 10th रखा है, मैक्सिमम क्राइटेरिया 10+2 रखा है, और अगर किसी भी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन इससे ज्यादा होगी, ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर क्लास 4th पोस्ट. इट इज द केस ऑफ एप्लीकेंट दैट देयर एप्लीकेशन हैव बीन, ये कहा गया है कि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई हैं. तो रिजेक्ट कैसे हुई है वो आपको समझ में आ गया होगा कि जिस टाइम आपने फॉर्म भरा तो आपको फॉर्म ही नहीं भरने दिया गया. ऑनलाइन आप फॉर्म नहीं भर सकते थे क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 से ज्यादा थी. अच्छा, उसके बाद आज कैट ने क्या कहा, कैट ने क्या कहा वो बाद में कहूंगा. एक और बात आप तक पहुंचाऊं कि कैट के पास एक और मामला गया हुआ है. उस मामले में जो एसएसआरबी ने एफिडेविट मांगा है बच्चों से, उसको चैलेंज किया है कुछ एप्लीकेंट्स ने, कुछ एस्पिरेंट्स ने. उन्होंने ये कहा कि आप हमसे एफिडेविट नहीं मांग सकते कि जनाब मैं जिस एफिडेविट में लिखकर आपको ये दूं कि मेरी क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th है और मैक्सिमम मेरी क्वालिफिकेशन 12th है, ये आप हमसे नहीं मांग सकते. उसको भी कोर्ट में चैलेंज किया गया है. कोर्ट क्या उसमें फैसला देती है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो बात आप तक पहुंचानी है वो ये पहुंचानी है कि आज कैट ने क्या कहा. आज कैट ने अपनी जजमेंट में ये कहा कि जनाब 10+2, 10th आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम आपकी 12th क्वालिफिकेशन है. इसका इख्तियार सरकार को है, हुकूमत को है, वो ये कर सकती है क्योंकि वो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉयर ही तय करेगा कि उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी एक पोजीशन के लिए कौन लोग चाहिए. क्या उसको 10th क्लास के लोग 10वीं 12वीं वाले चाहिए या उसको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए. ये बात उन्होंने अपनी जजमेंट में कही है और बड़ा खुल के, मैं इस जजमेंट को पढ़ रहा था, बड़ा खुल के उन्होंने ये कहा है कि ये कहना कि लॉ डिपार्टमेंट ने और जीएडी ने कोई एक ओपिनियन दिया है जिस ओपिनियन में लॉ डिपार्टमेंट ने और जीएडी ने ये कहा है, डिपार्टमेंट इज एडवाइज दैट हायर क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी अ बार फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट. कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो वो बार नहीं हो सकता किसी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए. बारिंग हायर क्वालिफिकेशन इज इलीगल एंड वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. ये ओपिनियन भी कहीं से आया है कि अगर ये ओपिनियन लॉ डिपार्टमेंट और जीएडी से आया है जहां पर ये कहा गया है कि हायर क्वालिफिकेशन को अगर आप बार करते हैं वो इलीगल है और संवैधानिक जो राइट्स हैं, इख्तियारात हैं, संवैधानिक जो प्रावधान है, उन संवैधानिक प्रावधानों की वायलेशन है. उसके साथ में इसको लेकर कैट ने ये कहा कि ये जो लॉ डिपार्टमेंट का और जीएडी का ओपिनियन है हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिस जजमेंट में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसको पूरा हक है कि वो ये तय करे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा. और जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं, जो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे, इस जजमेंट में एक और इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर उन्होंने क्लास 4 पोस्टों के लिए कह दिया कि 10वीं मिनिमम और मैक्सिमम 12th और आपकी क्वालिफिकेशन उससे ज़्यादा है तो हुकूमत के पास ये इख्तियार है, वो चाहे तो आपको बाहर कर सकती है और इन पोस्टों को 10th और 12th वाले जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए मुख्तस कर सकती है, रिजर्व कर सकती है. रिजर्व का मेरा मतलब ये है कि ये पोस्टें सिर्फ 10th और 12th वालों के लिए. अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है तो हम आपको नहीं लेंगे, ये इख्तियार हुकूमत के पास है. वो भी इस जजमेंट में, कैट की जजमेंट में आया है. कैट की जजमेंट में एप्लीकेंट्स की तरफ से ये बात भी सामने रखी गई, बहुत सारे उनने केसेस भी कोर्ट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो है मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है वो फिक्स नहीं कर सकते हैं. और ये भी बात कही गई कि 10+2 की जब आप बात करते हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग अप्लाई करते हैं वो जाहिर सी बात है 12th उन्होंने पास करा तभी जाकर वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं. तो जिसका 12वीं हुआ है वो अगर ये मान के चलता है कि जी मेरी 12th हुई है, बाकी क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर अगर मुझे नौकरी नहीं मिलती तो आप उसको कंसिडर मत करिए. वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो आपकी क्वालिफिकेशन का हिस्सा है तो उसको नहीं माना जाएगा. इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. एप्लीकेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल ऑन द ग्राउंड्स दैट डिड नॉट फॉल विद इन द एजुकेशनल क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम 10+2. देयरफॉर अच्छा, ये जो प्ली फाइल की गई थी ये भी इसीलिए फाइल की गई थी. इसमें साफ तौर पर आज कैट ने ये बात साफ कर दी है कि सरकार को ये इख्तियार है. स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स का भी हवाला यहाँ पर दिया गया है कि सरकार को ये इख्तियार है कि वो ये तय करे कि किसी एक पोजीशन के लिए
उस पोजीशन पर काम क्या करना है, काम किस तरीके का करना है और काम की नवीयत क्या है, उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार को पूरा पूरा इख्तियार है। सरकार अगर चाहे तो सरकार मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया फिक्स कर सकती है, सरकार का इख्तियार है। ये बात जो है ये कैट ने कही है और कैट के सामने ये बात भी रखी गई कि गवर्नमेंट ने स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत और SRO 99 ऑफ 2008 के तहत ये उन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको कहा कि 10th और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 12th। एप्लीकेंट्स का एक कंटेंशन था कि एक कैंडिडेट जिसकी क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें 10+2 ऑलरेडी आता है, आप उसको एलिजिबिलिटी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इस पर जो है कैट ने ये कहा कि कानूनी तौर पर इसमें कानूनी कोई बात नहीं है, अगर कानूनी कोई बात इसके अंदर होती तो हम आपकी ये बात सुनते। और इन्होंने ये भी कहा इसको हम रिजेक्ट करते हैं इन व्यू ऑफ द लॉ लेड डाउन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच इन द केस ऑफ चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सुप्रा एंड स्टैट्यूटरी रूल्स। उसका हवाला भी पूरा दिया है उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक के केस का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो इस मामले में चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस अनित कुमार दास का केस था 2020 का। दिस प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया वाज 12th और इक्विवेलेंट एंड दैट द कैंडिडेट शुड नॉट बी ग्रेजुएट। साफ तौर पर यह कहा गया था कि कैंडिडेट ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। अब जब जो एडवर्टीजमेंट नोटिस इशू किया था SSRB ने, उसमें एक लेक्यूना जो मुझे नज़र आया वो लेक्यूना ये था कि उसमें मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन तो कहा गया था, लेकिन लिखित रूप में पूरी एडवर्टीजमेंट में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा जिस तरीके से यहाँ कैटेगोरिकली लिखा गया था ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। उसमें एडवर्टीजमेंट नोटिस में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ था ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो SSRB के हक में जाती है, जो शायद जब SSRB दूसरे मामले में कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगी, वो ये है कि SSRB ने एडवर्टीजमेंट जो निकाला था और फॉर्म फिलअप करते समय ही आपको वहाँ पर पूछा जाता था कि आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है या उससे ज़्यादा है। अगर आप लिखते उससे ज़्यादा तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे, तो आपको मजबूरन लिखना पड़ता था कि मेरी क्वालिफिकेशन 10+2 है। तो वो एक चीज़ है जो कोर्ट के सामने कल SSRB रख सकता है और SSRB ये कह सकता है कि जनाब इनकी क्वालिफिकेशन, ये ग्रेजुएट थे, ये पोस्ट ग्रेजुएट थे, इन्होंने हमें उस समय नहीं बताया जिस समय ये लोग फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उन्होंने हमें उस समय ये बताया कि इनकी क्वालिफिकेशन ही 10+2 है, तो उसके चलते इन लोगों ने ये फॉर्म फिलअप किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक लेक्यूना है या जो पहले हमने भी जो इसको पढ़ा था वो मुझे लगता है कि ये बात जो SSRB कोर्ट के सामने रख सकती है दूसरे मामले में कि जी हमने तो वहीं पर रोका था कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो इस पंजाब वाले केस में भी eligibility criteria, education qualification that a graduate shall not be eligible to apply was a conscious decision taken by the bank and same was as per circular number this। तो साफ तौर पर ये कि अगर आपको क्लास 4th की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करनी है, उस रिक्रूटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12th होना चाहिए। तो कैट की ये जजमेंट आ चुकी है। जजमेंट की कॉपी आप लोगों के पास अगर नहीं है तो आप हमारे स्ट्रेट लाइन के फेसबुक पेज से भी इस कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी ये कॉपी आपको थोड़ी देर में मिलेगी। लेकिन अहम यहाँ पर ये है कि SSRB को एक रास्ता मिल गया है। रास्ता ये मिल गया है SSRB को कि SSRB मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर अब फैसला कर सकती है, जो कैट ने ये फैसला दिया है। लेकिन कैट के इस फैसले के बाद अब जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है कि कैट के इस फैसले को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज किया जा सकता है। हो सकता है कैट का ये फैसला जो है हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज हो, और अगर ये चैलेंज होता है तो जाहिर सी बात है कि ये मामला और तूल पकड़ेगा और ये रिक्रूटमेंट जो है लगता है कि इस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल होने में अभी वक्त लगेगा। मगर जिस तरीके से एप्लीकेंट्स को कैट के सामने गए हैं और कैट की जो आज की जजमेंट आई है, इस जजमेंट के बाद जो रास्ता एप्लीकेंट्स के पास है वो ये है कि अब ये मामला डिवीजन बेंच के सामने जाएगा और डिवीजन बेंच अब इस मामले की सुनवाई कर सकता है अगर एप्लीकेंट्स डिवीजन बेंच के समक्ष जाते हैं। क्योंकि कैट में कोई भी फैसला अगर होता है और आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और आपको लगता है कि ये फैसला सही नहीं है, तो आप उस फैसले को हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज कर सकते हैं। दूसरे मामले की भी सुनवाई होने वाली है। दूसरे मामले में एफिडेविट पर कॉन्टेस्ट है और दूसरे मामले में भी मामला यही है।
जो इसी नौयत का मामला है, लेकिन उसमें कंटेंशन जो है एप्लीकेंट्स का कुछ और है, उसमें कुछ पोस्ट भी जो है उन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या ये मामला हाईकोर्ट जाता है, और अगर ये मामला हाईकोर्ट जाता है तो हाईकोर्ट के सामने इन एप्लीकेंट्स का प्ली क्या होगा और इस मामले का निपटारा फिर कितने समय में होगा, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ये मानना है कि रिक्रूटमेंट के मामले में एक बड़ा क्लियर कट और बड़ा कैटेगोरिक एडवर्टीजमेंट नोटिस जो है वो सरकार को इशू करना चाहिए। ये सारी पोस्टें जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेफर करता है और कानून बनाने का काम भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ही करता है। जब भी आप रिक्रूटमेंट का कोई नोटिस निकालते हैं, बराए मेहरबानी उस नोटिस को निकालने से पहले उसको लॉ डिपार्टमेंट से जब आप वेट करने के लिए भेजते हैं तो ये लेक्यूनाज, ये कमियां, ये कमजोरियां जिनको बाद में कोर्ट्स में चैलेंज किया जाता है, इन लेक्यूनाज को, इन कमियों को, इन कमजोरियों को दूर किया जाना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि जब आप 10th और 12th, 10th मिनिमम लिख रहे हैं, 12th मैक्सिमम क्वालिफिकेशन लिख रहे हैं, उसके आगे आप ब्रैकेट में एक लाइन लिख देते ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स आर नॉट एलिजिबल, तो शायद ये मामला कोर्ट तक, कैट तक जाता ही नहीं, कोर्ट तक जाता ही नहीं। अब चूंकि जाहिर सी बात है, जब कोई एप्लीकेंट क्लास 4th की पोजीशन के लिए अप्लाई करता है और उसके बाद इम्तिहान में बैठता है, और इम्तिहान भी क्लास 4th का एक अच्छे खासे लेवल का होता है, बच्चे जब पेपर देने जाते हैं, वो पेपर जब लिखना शुरू करते हैं, वो सवालात जब देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं कि भाई आपने 10th और 12th वालों को ये नौकरी देनी है और आपने लेवल इम्तिहान का जो है ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का रखा है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिन चीज़ों पर चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है और एक वे आउट निकालने की ज़रूरत है कि जब भी आप क्लास 4th की रिक्रूटमेंट करें या कोई और भी रिक्रूटमेंट करें, उन तमाम रिक्रूटमेंट्स में ये जो लेकुनाज हैं, जिन लेकुनाज को लोग कोर्ट में जाकर बच्चे चैलेंज करते हैं और जिसके बाद लंबा वक्त लगता है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को मुकम्मल होने में। यही जम्मू कश्मीर बैंक के मामले में हुआ, एक लंबे वक्त तक वो मामला जो है बैंक कोर्ट्स में अटका रहा। बहरहाल कोर्ट से बाद में फैसला आया और नतीजा ये निकला कि अब जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट जो है वो लगभग मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरीके से जब जम्मू कश्मीर की सरकार रिक्रूटमेंट करना शुरू करे, एक तो आपके रिक्रूटमेंट रूल्स जिन जिन डिपार्टमेंट्स के अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए वो फाइनलाइज करें, दूसरा रिक्रूटमेंट रूल्स को अपग्रेड करें। बहुत सारी ब्रांचेज ऐसी हैं, बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जिन पोस्ट को लेकर अब क्वालिफाइड बच्चा, आप एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग जो है मास्टर्स करके आए हैं। अब एग्रीकल्चर में ही इतनी डाइवर्सिटी हो गई, इतनी ब्रांचेज आ गई हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए, उस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट उसी फील्ड में मास्टर्स करके या पीएचडी करके बैठा हुआ है। तो बाद में जब पोस्टें निकालते हैं, यही बच्चे हैं जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जनाब ये मेरी क्वालिफिकेशन थी, ये मेरी ब्रांच थी, आपने इस ब्रांच में सब लोगों को एलिजिबल कैसे किया। इसी तरीके से पिछले दिनों आपको याद होगा कि जम्मू में एक और मामला बना था। वो मामला पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ एक पोस्टें जो हैं, कुछ एक रिक्रूटमेंट्स करी, उस रिक्रूटमेंट के ऊपर जम्मू में हंगामा हुआ, जी सारे बच्चे कश्मीर से आपने लगाए हैं। तो बाद में जब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन से मालूम किया तो पता चला कि वो जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट कश्मीर में कई सालों से फंक्शन कर रहा है और उस सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट जो है वो जम्मू में नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इस रिक्रूटमेंट के मामले में एक मामले में कैट का फैसला आया और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये मामला हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने चैलेंज हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और दूसरे मामले की सुनवाई कैट में होनी है। दूसरे मामले में कैट क्या कहता है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।